कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। या वो तो दिख ही रहा है। आप काफी बढ़िया हैं। मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है तो डर गए। आप लोग नहीं डरे। आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। ओके, सो पहले वोकैबुलरी कर लेते हैं, उसके बाद याद है ना पुराने वर्ड सारे। चलो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन फ्रॉम हियर। अभी तो इसका आंसर है। चलो, विल का आंसर क्या था? राइट सिनोनिम ए था। अभी लिखा हुआ था राइट। चलो, विल का मतलब छुपाना, एंड यस ए वाज द राइट सिनोनिम। अपोजिट का क्या मतलब था? क्विकली। पर्टिनेंट मतलब उचित। अपोजिट का मतलब उचित, ठीक है। पर्टिनेंट मतलब हाँ। डेलीरियस का क्या मतलब था? एक्साइटेड। डेलीरियस मतलब एक्साइटेड मतलब खुश, उत्साहित। ऑप्शन बी वाज करेक्ट। रेटिसेंट मतलब नॉट सेइंग मच मतलब कम बोलने वाला। वेरी नाइस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिगेमरोल, इट इज अ लेंथी प्रोसीजर। और डी ऑप्शन, तुम लोग को याद है सबको, दैट्स ग्रेट। ओके, ऑप्शन देख के याद आ रहा है ना? ग्रेट ग्रेट। इरेवरेंस क्या है? डिसरिस्पेक्ट, यस। इरेवरेंस मतलब अपमान, डिसरिस्पेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रूडेंट। वॉइस। प्रूडेंट मतलब विवेकी, मतलब बुद्धिमान। नेक्स्ट है फैसिनेट। कैप्टिवेट। क्या बात है, अमेजिंग। सारे के सारे मतलब 10 on 10। हाँ, कैप्टिवेटिंग मतलब सुंदर। स्ट्रेंजेंट। रिगरस। हाँ, रिगरस का मतलब कड़ा से कड़ा, सख्त, मतलब सख्त सजा के लिए मैंने बोला था, कठिन। ऑब्सक्योर। अस्पष्ट, अननोन। डेफरेंस। एक बस एक। वो ये डेफरेंस रेस्पेक्ट ही ना, हाँ, इधर से बोला। यस यस यस। डेफरेंस मतलब रेस्पेक्ट, ठीक है। डेफरेंस मतलब आदर। इनडिफरेंस का मतलब क्या बताया था मैंने? ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। हाँ, रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व्ड लिखा हुआ है, मैंने रिजॉल्व कर लिया उसे। वेरी गुड। डिटरमिन्ड। रिजॉल्व मतलब डिटरमिन्ड। रिजॉल्व का मतलब हल करना भी होता है और दृढ़ता भी होता है। दो बातें मैंने बताई थी। सबमिट। स्पीक, गुड। रिक्वाइट। वेरी क्विक। रिक्वाइट मतलब रीपे। नेक्स्ट, फिनोमिनल। अभी नहीं कराया है, बट फिर भी लास्ट क्लास में तुम लोगों ने मुझे ये बता दिया था। फिनोमिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनयूजुअल, ठीक है। अनयूजुअल, बढ़िया, मतलब ये बढ़िया चीजों को बोलते हैं जो बहुत अच्छा होता है, फिनोमिनल। तो इसको अनयूजुअल भी बोलते हैं। यूजुअली जैसा है उससे कहीं ज्यादा बेहतर, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। और इंसिडेंटल का मतलब तो पता ही होगा। इंसिडेंट कोई भी घटना से संबंधित, ठीक है। दुर्घटना बेसिकली इंसिडेंट नहीं होता है, एक्सीडेंट होता है। बट एक्सीडेंट भी कभी कभी नहीं होता है। सो इंसिडेंट तो नहीं होता, घटना से संबंधित होना, ठीक है। नेचुरल मतलब वास्तविक। और इवेंटफुल मतलब किसी पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर टाइम की बात, इवेंट की बात करें, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आ गए धीरे धीरे, आ जाएंगे धीरे धीरे, उम्मीद है ऐसी। इवेंटफुल शुद्ध हिंदी मेरे को याद नहीं आ रही, कोई तुम लोग हेल्प करो। इवेंटफुल का मतलब उसी वक्त, बेसिकली उसी वक्त जब कोई प्रोग्राम चल रहा हो, कार्यक्रम, हाँ, कार्यक्रम से संबंधित इवेंटफुल। इवेंट होता है ना कोई कार्यक्रम, उससे संबंधित। चलिए, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
डिजर्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या हुआ? यहीं से शुरू है बस, अभी आई हूँ तुम लोगों से थोड़ा ही पहले, बस हमने डिस्कशन लिया है लास्ट क्लास में। देखो डेजर्ट लिखा हुआ है, ये डेजर्ट होता है और ये डेजर्ट होता है, ठीक है। तो डेजर्ट जो होता है वो होती है स्वीट डिश, डेफिनेटली कुछ भी मीठा, मिठाई। ये तो हो गई मिठाई, ओके। और डेजर्ट, वेस्टलैंड, ये जो लिखा हुआ है ना वेस्टलैंड, ये डिजर्ट होता है। वेस्टलैंड होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं रेगिस्तान। रेगिस्तान। और ब्रॉथ का मतलब होता है शोरबा। यू अंडरस्टैंड व्हाट शोरबा मीन्स? Not gravy. This is the thing that we take the extract of the things. मतलब शोरबा इज अ थिंग जहां पर आप चीजों का एक्सट्रैक्ट लेते हैं। जैसे आपने किसी चीज को बॉईल किया, वो जो निकल के आया, दैट इज शोरबा। दिस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम सूप। सूप एंड ब्रॉथ इज अ डिफरेंट थिंग, तो इस चीज को समझिए। सूप बेसिकली, जैसे मान लीजिए हमने टमेटोज लिए, टमेटोज को अगर हमने ग्राइंड करा, तो वो जो आएगा, दिस केम आउट टू बी सूप। बट अगर हमने टोमेटो का जो एक्सट्रैक्ट है वो लिया, दैट वुड बी ब्रोथ। तो ब्रोथ इज शोरबा और soup is the different thing. Shorba basically, I don't know, you guys are interested in non-vegetarian food, I don't know, but shorba basically ये नॉन वेजिटेरियन का जो बनाया जाता है, दैट डजंट कॉल सूप, उसको शोरबा बोलते हैं। ब्रॉथ उसका ही बनता है, डेफिनेटली वो वहीं से आया है, ठीक है। बाकी जो सब्जियों का बनता है वो सूप हो सकता है, बट शोरबा बेसिकली नॉन वेजिटेरियन बनाया जाता है। अबैंडन का मतलब होता है त्यागना, ठीक है। अबैंडन इज अ वर्ब। अबैंडन का मतलब होता है सैक्रिफाइस, किसी भी चीज को त्याग देना। ओके, अबैंडन है एक, एक वर्ड है अबैंडन। अबंडन, अबंडन का मतलब होता है बहुत सारा, लेकिन ये अबैंडन है, ठीक है। तो वेस्टलैंड हो गया आपका रेगिस्तान, ब्रॉड हो गया शोरबा, स्वीट डिश हो गई मिठाई, और राइट ऑप्शन हो गया हमारा स्वीट डिश, ठीक है। हम्म, क्लियर हुआ? मैडन स्पीच किसे कहते हैं? यस, मैडन स्पीच वो होती है जब आप पहली बार बोलना शुरू करते हैं कहीं पर। अगर आपको मैं यहाँ पे बुलाऊं, अगर आप, ये आपका फर्स्ट टाइम हो, तो ये आपके लिए मैडन स्पीच होगी, पहली बार बोलना, ठीक है। स्पीच अबाउट वीमेन नहीं है। स्पीच अबाउट वीमेन का मतलब होता है बिना महिलाओं के स्पीच। फेयरवेल स्पीच मतलब विदाई का, और शॉर्ट स्पीच छोटी बात बोलना कोई, तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट स्पीच जो है वो मैडन स्पीच होता है। एक वर्ड बहुत पूछा जाता है, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर आपने सुना है, वो अलग चीज होती है, ये वर्ड है आपका। हाँ, हाँ। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन। ये कई एग्जाम में, कई बार, हर एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला वर्ड है। इसको भी नोट कर लो, विदाउट एनी प्रिपरेशन। वो मैडन स्पीच था ना, उससे मुझे याद आया कि मैडन स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन भी हो सकती है। इसके और वर्ड्स होते हैं, वो भी यहां पर लिख लो। एक होता है हमारा एडलिब, और एक होता है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू और एडलिब, ये सारे वर्ड्स याद रहने चाहिए तीनों, ठीक है। एक्सटेम्पोर, एडलिब, इम्प्रॉम्प्टू, इन तीनों का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के। यू कैन राइट डाउन इन हिंदी, बिना किसी तैयारी के। आज तुम लोग को ऐसा लग रहा था कि आज क्लास नहीं होगी? आज टेस्ट है, आज क्लास नहीं है क्या? मैथ्स की नहीं है? इंग्लिश की बोली थी आज छोड़ी? इंग्लिश की होगी, क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई ना। क्या? एडलिब और एक्सटेम्पोर और इम्प्रॉम्प्टू, ये तीनों सिनोनिम्स हैं, ये इनका तीनों का मतलब सेम है।
सडनली नहीं, सडनली एक्चुअली बिना किसी तैयारी के नहीं होता। नहीं, ये इसके लिए ये वाला टर्म आता है, बट सडनली ये वो भी सिचुएशन हो सकती है जब आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। तो सडनली आपको बोल दिया जाए, मान लीजिए आप प्रिपेयर्ड बैठे हैं, सडनली मैंने कहा आओ बोलो, तो वो सडन जो है वो भी हो सकता है। तो ये इंटरलिंक तो हो सकता है, बट जो रियल वर्ड निकल के आएगा वो यही होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर, नोट कर लेना, दोबारा मैं पूछूंगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेडंडेंट। रेडंडेंट क्या होगा इसका? कॉर्स, रूड, ब्रूटिश। क्यों, ऐसा क्या है? रा से लिंक किया? देखो, रेडंडेंट कोई भी चीज होती है वो होती है अननेसेसरी। अननेसेसरी का मतलब गैर जरूरी। सो रेडंडेंट का मतलब होता है गैर जरूरी, मतलब जो आवश्यक नहीं है। तो मैंने इसकी हिंदी तो निकाल ली कि गैर जरूरी। नाउ यू गाइस प्लीज टेल मी व्हाट द राइट आंसर वुड बी। कोर्स का मतलब वो भद्दा होता है, ठीक है, रफ होता है। तो एक ऑप्शन तो मैंने निकाल दिया। अब बचे हैं रूड। अब रूड मीन्स गैर जरूरी तो होता नहीं है, सुपरफ्लुअस होता है भाई। सुपरफ्लुअस का मतलब समझ रहे हो? जिसकी कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी। ओके, जैसे आपने वर्ड सुने होंगे, कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे वो सुपरफ्लुअस होते हैं। सुपरफ्लुअस कब होते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि ब्लंडर मिस्टेक एक वर्ड हो गया, तो ब्लंडर का मतलब ही गलती होता है और मिस्टेक का मतलब भी गलती होता है। तो ब्लंडर के साथ मिस्टेक का आना सुपरफ्लुअस मतलब गैर जरूरी। वैसे ही सुपरफ्लुअस और रिडंडेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इसका मतलब होता है गैर जरूरी, है ना? तो सुपरफ्लुअस हर वो चीज होती है जो गैर जरूरी होती है, अननेसेसरी। अननेसेसरी, जो आवश्यक नहीं है। ब्रूटिश का मतलब भद्दा, कॉर्स का मतलब भी भद्दा। भद्दा इन द सेंस जो बहुत ही ज्यादा रफ है, कोर्स एंड ब्रूटिश जो बहुत ही ज्यादा रफ है। और रूड का मतलब तो पता ही होगा। रूड का मतलब नहीं पता? समथिंग दैट इज वेरी रूड। कोई, तुम लोग भी हेल्प किया करो थोड़ा हिंदी बोलने में। मैंने कहा तुम्हारा बिहेवियर बहुत रूड है, कैसा बिहेवियर होगा वो? अकड़ वाला गंदा। रूड का मतलब गंदा होता है। रूड हो गया, रूथलेस हो गया, ये सेम थिंग है, इनको जनरली यूज करते हैं। एक वर्ड हमारा बहुत पूछा जाता है, रूथलेस। रूथलेस का मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा अकड़ वाला, गुस्से वाला, है ना, बुरा। रूड का भी मतलब बुरा होता है, तो उसी से मिलके बने हुए हैं ये। ठीक है, याद हो जाएंगे ये। रिडंडेंट, रिडंडेंट पूछा जा सकता है, थोड़े से बड़े वर्ड और सस्ते वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं। अननेसेसरी है ये, इसका मीनिंग अनावश्यक। अनावश्यक, गैर जरूरी, सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट। ओके, नोटेड डाउन, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट वर्ड सुना है? नहीं सुना? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। अब पहले लिखा है अनरीजनेबल। डी या बी? डी, बी? अरे बताओ। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉम्बे नहीं बताओगे? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या स्नॉब। जिद्दी मतलब स्नॉब, स्नॉबिश, जिद्दी। और जिद्दी का मतलब होता है किसी की बात ना मानने वाला, मतलब अनयील्डिंग। ठीक है, अनयील्डिंग जो होता है वो जिद्दी होता है, अनरिलेंटिंग होता है, किसी की बात नहीं मानता है, बदतमीज होता है। ठीक है। अनरीजनेबल, बिना किसी तर्क के, बिना किसी, अनरीजनेबल मतलब बिना किसी रीजन के। मिस्चीवियस मतलब सबको पता है, सारे के सारे हैं। फुलिश मतलब, ये नहीं कहूंगी सारे के सारे, तुम लोग मूर्ख नहीं हो। और ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, स्नॉबिश।
ओके, लिख लेना फिर बताना। अच्छा, इनको यूज नहीं करवा रही हूं मैं, लेकिन यूज आपको करना चाहिए, मतलब ऑब्स्टिनेट ये जो है ये दिस इज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब, तो आप जो है नाउन और वर्ब दोनों की तरीके से यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर ऑब्स्टिनेट, सिंपली आई डोंट लाइक योर बिहेवियर, यू आर ऑब्स्टिनेट, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट कल मैंने बताया था, इनडिफरेंस। अब ये सोचो कि इसमें आपका क्या राइट आंसर हो सकता है। और और बोला है तो ऑब्वियसली गड़बड़ है। ए सी, ए, अच्छा। इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, और कल मैंने बताया था उदासीनता। तो उदासीनता मतलब, अच्छा चलो, उदासीन है अगर कोई, तो क्या उसको आपकी चिंता होगी? अनकंसर्न्ड होगा ना वो। अगर कोई पर्सन उदासीन है, मान ली इनडिफरेंट लिखा हुआ है, अगर कोई इनडिफरेंट पर्सन है यहाँ पर, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली इंडिफरेंट होते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। फैन चल रहा तो भी खुश, नहीं चल रहा, गर्मी में बिठा दो ठंड में बिठा दो, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हैव यू सीन दोस पीपल? आई हैव सीन सो मेनी पीपल लाइक दिस। पता नहीं तुम लोगों ने कैसे नहीं देखे। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दे कीप स्लीपिंग, दे कीप लर्निंग, वट एवर दे डू तो उन लोगों को बोलते हैं इंडिफरेंट, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। अगर मैं उन्हें जोक मारूंगी तो भी उनकी शक्ल बनी रहेगी पागलों की तरीके से, और अगर मैं कोई मतलब ऐसे सीरियस बात बोलूंगी तो भी वो आराम से बैठे रहेंगे मुंह फुला के। तो ऐसे लोग को हम बोल देते हैं इंडिफरेंट, उदासीन, एकदम बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, चाहे प्लेजर आए चाहे पेन आए। तो ऐसे लोग को अनकंसर्न्ड ही बोलेंगे ना, अनकंसर्न्ड। अनकंसर्न्ड, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप। इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप। ये जो हस्तक्षेप वर्ड है, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स जो हैं वो एग्जाम में आते हैं, आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करो। इंटरफेरेंस का मतलब मेडल भी होता है, MEDDLE, ठीक है। इंटरवेन भी होता है, इंटरवेन, हस्तक्षेप, ठीक है। और मिडल, इंटरवेन, ये कई बार आते हैं, तो आप लोग इसका याद रखें। बाकी डिसिमिलर, जो अलग है, डिसिमिलर मतलब अलग होना, जो सिमिलर नहीं है ऐसे करके मान लो, अलग होना। और वरियस का मतलब अलग अलग तरीके से, तरह तरह का। किसके बाद? मेडल के बाद इंटरवेन लिखा हुआ है, INTERVENE। नहीं, साफ नहीं समझ आ रहा, दोबारा से लिख। हस्त, इन दोनों का मतलब हो गया हस्तक्षेप। ये मैंने 2 बार लिख दिया, बताया ना। वो उसके ये वाली लाइन, बचपन में तुमने वो वाला गेम नहीं खेला, ये वाली लाइन इससे यहां से आके जोड़नी है, वो वाला? नहीं, नालायको। घर पे, हाँ, ये वाली, ये वाले पढ़ाई लिखाई वाले नहीं है बेटा, डोंट वरी। बचपन में पता नहीं कैसे गेम्स खेलते रहते हो तुम लोग। और न्यूज़पेपर तुम लोगों से दूर रहा होगा बचपन में, है? नहीं, तुम्हारे पास था, इसके पास कहाँ था? नहीं, that was fun, मतलब वो अच्छा गेम होता है। हाँ, ये समझ आ गया। ओके, अनकंसेंट हो गया। नेक्स्ट, फैस्टिडियस। ये भी कुछ कम लोग नहीं है, फैस्टिडियस। ये भी इंडिफरेंस से कुछ कम नहीं है, हाँ। लिखा है डॉर्मेंट, फेंट, डिलीशियस एंड डेंटी। डिलीशियस नहीं होता फैस्टिडियस। हम्म, अब लिख तो लिया ही है। देखो, फेस्टिडियस का मतलब होता है वही तुनक मिजाज। एक तो होते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता, और एक होते हैं बड़े वाले, जरा से में तुनक जाते हैं। कोई भी मतलब बात बोलो, ऑफेंसिव, हाईली ऑफेंसिव होते हैं ना, वो इस क्लास में होंगे। अभी तो खैर बच्चे कम हैं, लेकिन होते हैं ऑफेंसिव, दिल पर ले जाते हैं और फिर छोड़ते नहीं है। तुनक मिजाज।
सो ये तुनक मिजाज जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और इसका राइट जो सिनोनिम होगा वो डेंटी हो जाएगा। डेंटी जो वर्ड है इसके बहुत सारे मतलब अलग अलग मीनिंग्स हैं। एक तो डेंटी का मतलब तुनक मिजाज तो होता ही है, बुरे व्यवहार वाला तो होता ही है, लेकिन डेंटी का मतलब एक और होता है। एक डेंटी जो है इसका मतलब मीठा भी होता है, स्वीट भी होता है, प्रसाद भी होता है, अमृत भी होता है। ये जो डेंटी वर्ड है इसको दो केसेस में यूज किया जाता है। तो यहां पर तो फैस्टिडियस था तो वी हैव नो चॉइस लेफ्ट, लेकिन अगर होगा तो आप इसको, ठीक है। तो ये डेंटी एक तो बुरा व्यवहार हो गया जो फैस्टिडियस से इंटरलिंक हो गया। एक हो गया डेंटी जिसका मतलब होता है प्रसाद। अगर आप कहें प्रसाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो मैं कहूंगी डेंटी होता है ये, ठीक है। डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, मतलब निष्क्रिय। इनएक्टिव, डॉर्मेंट, डोर पे बैठे रहते हैं, निष्क्रिय हो गए हैं। फेंट का मतलब बेहोश। इट इज अ वर्ब, बेहोश हो जाना भी। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, टेस्टी। अब डिलीशियस होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। डिलीशियस तो सबको पता ही है क्या होता है। बाकी स्वाद के लिए रेलिश वर्ड भी यूज कर सकते हैं। रेलिश जो होता है, रेलिश का मतलब, रेलिश का मतलब भी स्वाद होता है। अपना वोकैबुलरी का जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाओ, आसपास ही मिलते हैं ये वर्ड्स। उसके पैकेट पे लिखा होता है भुजिया के, रेलिश ऑफ गुडनेस। और किसके पैकेट पे लिखा होता है? नहीं, मैं एक बात बताऊं, ये उस पे भी लिखा होता है जो वो पान का फ्लेवर आता है, हुक्का का। बोलो बोलो। डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, निष्क्रिय। इनएक्टिव। बेटा डेंटी के दो मतलब होते हैं, बुरा व्यवहार भी होता है फैस्टिडियस का सिनोनिम, और डेंटी का मतलब प्रसाद भी होता है। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में तुम लोग को वर्ड्स मिलेंगे जिसमें दो अलग अलग मतलब होंगे, ठीक है। तो उसमें से एक डेंटी भी है। तो मैंने ये इसलिए बताया कि एक तो तुम्हारा वो वाला मीनिंग डिक्शनरी में देखने से निकलेगा ही निकलेगा, ये वाला भी निकलेगा। तो अगर डिक्शनरी देखते हैं हम तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है। मतलब धक्का मुक्की नहीं करनी है। कहने का मतलब सारे वर्ड्स को सोच समझ कर पढ़ लेना है कि ऐसे किसका क्या मतलब हो सकता है पॉसिबली। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके अलग अलग मतलब होंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे, तो उनमें से एक ये भी है। ओके चलो, चलो इनका काम हो गया। और और जो है वो वर्ड्स मैं लेकर के आऊंगी नेक्स्ट सेशन में। अभी बात करते हैं हम, क्या था हमारा टेंस। फ्यूचर पे थे राइट? हम लोग फ्यूचर पे थे। फ्यूचर सिंपल। बोर्ड किधर चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। चाहिए, हाँ जी, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल, इसकी स्पेशलिटी में मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें बताई थी शायद। कोई भी चीज अगर फ्यूचर के बारे में बोलेंगे, मतलब कोई भी फ्यूचर का एक्शन एक्सप्रेस करेंगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। पता है ना सारे लोगों को? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सबको फ्यूचर इंडेफिनिट पता है कैसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपके आगे फ्यूचर में एक्शन लेंगे, फ्यूचर में काम करेंगे। लेकिन अगर हम बोलने की बात करें, इंग्लिश बोलने की बात करें, तो फ्यूचर को कम से कम यूज करना है आपको। और राइट, फ्यूचर की जगह पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम जैसे बोलने का मतलब है, मैंने कहा कि मैं कल मुंबई जाऊंगी, तो आई एम गोइंग टू मुंबई भी जो है वही सेंस देगा। आई हैव टू गो टू मुंबई भी सेम सेंस देगा। आई विल गो टू मुंबई भी सेम सेंस देगा, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है दिस एक्शन एक्सप्रेसेस एन एक्शन, दैट इज, अब इसमें आपको सारी चीजें पता है। और ये जो एडवर्ब्स हैं इसमें कुछ गलत एडवर्ब्स लग गए थे। सून, शॉर्टली, इन अ फ्यू मोमेंट्स, टुमारो। प्रेजेंटली गलत था, प्रेजेंटली नहीं आएगा इसमें, है ना। जनरली प्रेजेंटली के लिए आप कॉन्टिन्यूस यूज कर ले, वो ज्यादा बेटर है। ये मैंने बता दिया था।
अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यू रहने वाला है। हाँ, क्या हुआ बताओ? थर्सडे को नहीं थी? अच्छा, तुम नहीं आई होगी उस दिन शायद। हाँ, उस दिन क्लास नहीं थी, तो तुम्हें लगा कि अरे वाह, मेरा छूटा नहीं, बच गई मैं। हाँ, सैटरडे को नहीं थी। हाँ, तो ये जो है, अब इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि वो मैं आ, कोई भी, जैसे मैं नाउन इस वीक, इस हफ्ते पढ़ा रही होंगी, ठीक है। सो ये हमारे फ्यूचर की प्लानिंग है और ये एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो मैं इस वीक जो है वो नाउन पढ़ा रही होंगी, दैट इज द एक्शन दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन फ्यूचर। ओके, इन दैट केस हम इसमें क्या लगाएंगे, मतलब ये एक बहुत ही कॉमन टेंस है, हम लोग यूज नहीं करते स्पोकन में, बट मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि ठीक है, फ्यूचर की बहुत सारी बातें हमें आज करनी होती है, तो पास्ट की भले ही ना करें, फ्यूचर की तो प्लानिंग करेंगे ना। सिलेक्शन भी तो लेना है, मतलब देना है आपको, दिलाना है, तो इन दैट केस अब इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई और बी के साथ अपेरेंटली तो शैल का ही यूज होगा, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आपको आई और बी के साथ विल का यूज करना है तो बस आपका सेंटेंस जो है वो कंपल्सन शो करेगा, गलत नहीं माना जाएगा। ओके, सो मैं इस हफ्ते पढ़ा रही होंगी, क्या बनेगा? आई के साथ शैल लगा लो, अपेरेंटली शैल ही लगाओगे, आई शैल बी टीचिंग यू। आई शैल बी टीचिंग, नाउन भी बोल सकते हैं, टीचिंग यू नाउन भी, अगर आपका आई शैल बी टीचिंग नाउन। बेसिकली नाउन के लिए हम अब जब नाउन अकेला लिखेंगे तो इसके लिए हम लिख देंगे द नाउन, ठीक है, बिकॉज इट इज अ टॉपिक जिसको हमें एम्फेसाइज करना है। सो आई शैल बी टीचिंग द नाउन दिस वीक। ओके, तो ये बन गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें नेगेटिव अगर लगाना है, मतलब नॉट अगर लगाना है, तो शैल के बाद लगेगा, बस ये आपको चीजें याद रखनी है, बी के बाद नहीं लगाना है, शैल के बाद लगेगा हमेशा। बी के बाद अगर लगेगा तो गलत हो जाएगा, मतलब बी के बाद क्यों नहीं लगेगा उसका रीजन है क्योंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है नॉट, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे शैल ही है, बी तो उसके साथ मतलब इंटरकनेक्टेड है। अब ये हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और ये हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ये इंटेरोगेटिव का, और ये बच्चों वाली बातें हो गई, WH वाली। तो इफ यू वांट टू नोट देम डाउन यू कैन। और ये जरूरी आपको सीखना है, लिखना जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, इनको लिख करके कोई मतलब कुछ होने वाला नहीं है। खुद से अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा, और बल्कि आप लोगों का लेवल ठीक ठाक है, आप लोगों को जरूरत नहीं है ये, लेकिन अगर किसी को है, कोई बेसिक से एकदम बेसिक से चल रहा है और किसी को है तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्लास लाइव भी चल रही है क्या? हाँ क्लियर हुई है बात? नोट इट डाउन, ये आपका रिचुअल है, पूरा तो करना पड़ेगा, सारे टेंसेस को नोट करना, उसके बाद आगे बढ़ना। नोट्स मिले क्या आपको? नहीं? टेलीग्राम चैनल है आरती गुप्ता इंग्लिश, सर्च कर सकते हैं, मैं रोज क्लास के बाद में नोट्स वहां पर शेयर करती हूँ, पहले भी मैंने बताया है शायद, यू आर स्टिल इनटू इट। तो सारे क्लासेस के नोट तो है वहां पे शेयर करती हूँ। नहीं तो अगर तुम लोग ज्वाइन करोगे तो मैं इस क्लास के भेज दूंगी, बच्चे तो तुम भी मेरे ही हो, हाँ? अच्छा, करा हुआ है, तो तुम लोग बोलो ना मैंने ज्वाइन करा, आप भेज नहीं रहे हो। तुम लोग उस पर डिस्कशन वाला ऑप्शन मैंने खोल दिया है, आप चाहो तो वहां पर बोल सकते हो, बात कर सकते हो। सारे स्टूडेंट, जो जो मेरा एक भी स्टूडेंट होगा मैं उसके लिए नोट्स भेज दूंगी, क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ जी, हुआ ये क्लियर?
हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अभी आपको जब हम कंडीशनल कराएंगे तब समझ आएगा। ये ऐसा एक्शन होता है जो फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका होता है। बड़े ऑकवर्ड एक्शंस हैं लेकिन फिर भी इनको है तो ये फ्यूचर का परफेक्ट एक्शन, मतलब ऐसे फ्यूचर परफेक्ट लिखा हुआ है लेकिन ये पास्ट की बात को फ्यूचर में ले जाने की कोशिश करता है कि पास्ट की बात क्या आपको फ्यूचर में याद है। जैसे आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, तो बात तो ये हमारी परफेक्ट है, मतलब पूरी हो चुकी है, लेकिन फ्यूचर में क्या आपको ये चीज याद है, उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। मैंने साफ जो आपको शब्दों में बोला है वो ये बात है कि क्या आज आपको अभी जो हमारा फ्यूचर आने वाला है उसमें ये बात याद रहेगी कि गांधी जी का नाम था कोई। ऐसे करके जो फ्यूचर परफेक्ट होता है तो बेसिकली ऐसा एक्शन जो कंप्लीट भी है और फ्यूचर में प्लेस लेगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। जैसे आप महात्मा गांधी का नाम सुन चुके होगे, ओके। सो मैंने कहा कि तुम महात्मा गांधी, गांधी जी या जो भी आप लगाना चाहें, का नाम सुन चुके होगे, सुन चुके होगे या सुना होगा। दैट इजंट अ केस, मतलब सुना होगा या सुन चुके होगे ये सेम चीजें हैं, इसमें कुछ भी आपको, अब सुन चुके होगे होगा लिख दिया, सुन चुके होगे, ठीक है, अब होगो लिख गया। हिंदी के बिना अलग ही सीन है। तुम लोग की हिंदी की क्लासेस चलती हैं यहाँ पे? अभी रिक्वायर्ड नहीं होंगी ना? अभी रिक्वायर्ड नहीं है, जब रिक्वायर्ड होंगी, आती नहीं है, मतलब इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, और एग्जाम्स में है, यूपीएससी में लगती होंगी थोड़े बहुत क्लासेस। बट यूपीएससी में भी जो मेंस होता है उसमें ज्यादातर बच्चे इंग्लिश ले लेते हैं। जैसे जो होता है ना क्वालिफाइंग पेपर, तो उसमें इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं बच्चे। हाँ, ये तो महात्मा गांधी का नाम सुन चुके होगे, तो अब इसका स्ट्रक्चर वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर? इसमें पहले आएगा सब्जेक्ट, ध्यान देना इधर। सब्जेक्ट के बाद, अब जैसे फ्यूचर है तो फ्यूचर की वर्ब्स आ जाएंगी आपकी विल या फिर शैल, ठीक है। बी नहीं आएगा इसमें क्योंकि परफेक्ट है ना, तो बी कहाँ आता परफेक्ट में? इसमें तो आपका हैव, और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ठीक है, ये आता है आपका। अब इसी को ध्यान में रख के ये वाला सेंटेंस आप बना देंगे तो क्या बनेगा? बनाओ मेरे साथ में। यू क्या हो जाएगा? यू के साथ तो विल आ जाएगा, ठीक है, सीधा बच्चा है। यू विल हैव, सुनना हर्ड, है ना, हर्ड। यू विल हैव हर्ड, हर्ड के साथ बेटा कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, ठीक है, तो हर्ड अबाउट कहना गलत होता है, डायरेक्ट। आई हियर यू, ये सही है। आई हियर अबाउट यू, ये जो है आई हियर यू इज ओके, बट इफ यू से हियर अबाउट यू तो ये इनकरेक्ट होता है ग्रामेटिकली, है ना। आई हियर समथिंग अबाउट यू कहेंगे तब सही हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि हियर ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में आपको लगाना पड़ता है ऑब्जेक्ट कोई ना कोई, तो समथिंग ऑब्जेक्ट लग जाएगा तब सही हो जाएगा। यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। इंग्लिश के बहुत सारे टैंट्रम्स हैं, जैसे डिस्कस के बाद में अबाउट नहीं लगता, जैसे हियर के बाद अबाउट नहीं, प्रपोजिशन नहीं आती, डिस्कस के बाद नहीं आती, डिस्क्राइब के बाद नहीं आती, तो ये सब होता है। एक बार अभी मतलब कुछ दिनों पहले मेरा एक इंटरव्यू था, तो आई केप्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो बीच में मुझे टोकती है महिला कि आप डिस्कस अबाउट बोलो ना। अब मैं रुक गई। अब मैंने कहा मैम सीरियसली, अब वो सोच रही होगी कि मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ, बट वो दैट वाज नेचुरल, मतलब आई हैव बीन अ टीचर। तो फिर मैंने उसको बताई सारी चीजें, उसके बाद शी इज लाइक, वो इंटरव्यू किसी दूसरी चीज का था, मतलब उसमें इंग्लिश आ नहीं रही थी, वो दूसरा था, तो अब उसमें क्या था। उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई इस बात पे, जो कि उसने मुझे गुस्से में दिखाई। बाद में उसने सोचा होगा, फिर मैंने उसे बताया कि देयर आर सम वर्ब्स who are actually transitive that do not take any object after it, do not take any preposition after it। तो फिर मैंने उसको पूरा डिटेल बताई सारी चीजों की कि अब दोबारा से आप इस बात पे कभी किसी को टोके ना कि आई हैव टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग, दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आई हैव टू डिस्कस दिस थिंग, क्योंकि उसमें अबाउट जुड़ा हुआ होता है ऑलरेडी। आई हैव टू डिस्क्राइब दिस थिंग,
इसका मतलब उसमें डिस्क्राइब का मतलब आप अबाउट जोड़ के चल रहे हो, तो कभी नहीं करना है ऐसी गलती, स्पोकन में भी नहीं। ये क्लियर हुआ सबको? यहाँ पर आप यू कैन यूज दीज एडवर्ब्स, आवर, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फार, ये एडवर्ब्स इसमें आ सकते हैं पॉसिबली, ठीक है। तो यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। अब एक चीज और, जहां पे मैंने विल लगाया है, विल इज अ मॉडल वर्ब, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप इसके साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकते हैं। यू कैन से यू मस्ट हैव, यू कैन से यू वुड हैव, मतलब जो भी आप चाहें वो भी यहाँ पर लगा के अपना सेंटेंस बोल सकते हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। कोई भी मॉडल वर्ब कैन बी यूज्ड इन दैट वे। जितनी भी आपने, जितना फ्यूचर टेंस पूरा आपने पढ़ डाला, पूरे फ्यूचर टेंस में एक चीज याद रखो कि अगर जहां पे आपने विल लगाया है, अगर आपका मन कर रहा विल नहीं कैन लगाएंगे तो कैन लगा दोगे ये, लेकिन ये भी सेंस के हिसाब से लगाओगे। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि इनको लगाना सही होगा, ऐसा नहीं है कि इनसे आपका सेंटेंस का ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, बिल्कुल एरर नहीं होगा। जहां पे विल, जो विल का वो है मतलब एरिया, वही और सारी मॉडल वर्ब्स का है। तो जैसे आई विल कॉल यू की जगह आई कैन कॉल यू, आई मे कॉल यू, आई मस्ट कॉल यू, आई शुड कॉल यू, ये सब सही हो जाएगा, है ना। आई ऑट टू कॉल यू भी सही हो जाएगा, आई यूज टू कॉल यू भी सही हो जाएगा, लाइक वट एवर यू स्पीक, एनी मॉडल वर्ब यू कैन यूज इन बिटवीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी नॉट लगाएंगे अगर, तो विल नॉट के बाद लगाएंगे विल नॉट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, इसमें शैल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपके सेंटेंस को कहने का तरीका बदल जाएगा। मान लो यू विल हैव हर्ड, तुमने सुना होगा, अब कहोगे यू शैल हैव हर्ड, तुमने जरूर सुना होगा। फिर मैंने कहा यू मस्ट हैव हर्ड, तुम्हें सुना जाना चाहिए, तुम्हें जरूर, तुम यू शुड हैव, मतलब ये सब अलग अलग चीजें बताती है। देखो मॉडल वर्ब का एक केस है, ये हमेशा मूड डिफाइन करती है, आपका जैसा मूड हुआ वैसी वर्ब आपने यूज कर दी। हम्म, इसमें जो मैंने सेंटेंस लिया था उसको आपको, अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अंतिम टेंस है ये, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, उस तक आपको काम कंप्लीट करना होता है जनरली। जैसे अब फ्यूचर की बात है, इसका ज्यादा मतलब प्रैक्टिकली हम इसका ज्यादा यूज कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके यूसेज से अच्छा है हम इनको, देखो ये टेंसेस को हम ज्यादातर कब यूज करते हैं, जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे होते हैं, और अब इनका यूज होता है हमारा नरेशन में। नरेशन का मतलब वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, अब इनका यूज वहां पर आपको मिलेगा। जनरली टेंसेस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें इनको यूज नहीं करते। हाँ, तो मतलब यूज क्या करते हैं, ऐसा कुछ ऐसा सेंस बनाना ही नहीं होता है, अगर आपको बनाना तो यूज कर लो, उसमें कोई गलती भी नहीं है। हाँ, लिखा हुआ शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ये इसका विल शैल के बाद हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, वो इंग्लिश पढ़ा रही होगी। अब आप चाहो तो इसमें टाइम लिमिट दे सकते हो, नहीं देनी है तो नहीं दो। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे कुछ काम की बातें करते हैं। काम की बातें हम होगी कंडीशनल सेंटेंसेस में, ये तो रही बेकार की बातें, मतलब बेकार की तो नहीं, बट यू हैव लर्नड ऑल दीस टेंसेस टिल नाउ। हाँ, इसमें वही तो कह रही हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो अब कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, और ये जो है ये भी वही है, लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन पता चलेगा। अब जैसे आपने कहा कि वो इंग्लिश कल से पढ़ा रही होगी या सुबह से पढ़ा रही होगी, तो इसमें लिख दिया सिंस मॉर्निंग, तो मतलब इसमें सिंस और फॉर और बाय इन प्रेपोजिशंस को यूज कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते। मतलब वो जो टेंस है वो सिर्फ फ्यूचर की बात बताएगा, बट कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताएगा। इसमें मैंने कहा कि मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, सो आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, है ना, जो लास्ट वीक से पढ़ा रही होंगी सिंस लास्ट वीक, 2 हफ्ते से, फॉर 2 years, नहीं दो फॉर 2 weeks, फॉर 2 years क्या होता है। तो इसमें आप ये prepositions जो हैं वो लगा सकते हैं, उसमें नहीं लगा सकते, बस इतना सा फर्क है। दैट इज द ओनली रीजन हम इसको इसकी जगह पर वो वाला टेंस यूज कर सकते हैं। आप इसकी जगह पर वैसे और भी बहुत सारे टेंसेस यूज कर सकते हैं। लगातार जब एक्शन गोइंग ऑन रहता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी बता सकते हैं इनके थ्रू। और फ्यूचर में ऐसा कोई एक्शन आपको टेक प्लेस लेता नहीं है जल्दी। सुबह से इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, कभी कभी ले सकता है, वैसे ऐसा नहीं है, अगर हम लाना चाहें जिंदगी में तो आ सकते हैं। पिछले हफ्ते से मैं उसको मतलब मैं ये काम कर रही होंगी, अगर ऐसा कोई भी एक्शन गोइंग ऑन रहता है
अब देखो, ये बात है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन लेके जा रहे हैं इसको प्रेजेंट में, पास्ट के किसी भी टाइम में, तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन जो है कहीं ना कहीं आपको लगेगा, मतलब ये रैशनल नहीं लगेगा। इसीलिए लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस कोई टेंस नहीं होता। ऐसा लगेगा कि अच्छा ये बात तो कर रहे हैं पास्ट की, कि पिछले हफ्ते से पढ़ा रही होंगी, अब फ्यूचर इसमें आया नहीं अभी तक लेकिन फ्यूचर की इंग्लिश बना दी, तो वही है ये। हाँ, ये अगर हो गया तो इसके बाद आगे कंडीशनल सेंटेंसेस पर चलते हैं हम। सारे टेंसेस तुम लोगों ने लिख लिए? आई शेयर अ पेपर टू यू जिसमें सारे टेंसेस दोबारा फिर से होंगे। वैसे ग्रुप पे मैंने एक भेजा हुआ था शीट, अगर तुम लोगों ने देखी हो, जो भी होंगे उसमें सारे टेंसेस लिखे हुए हैं, मतलब सारे टेंसेस का एक पूरा सा चार्ट है, उसमें सारे टेंसेस लिखे हुए हैं इन अ सिंपल वे। ओके, यहाँ पे हो गया। सबसे पहले बात करती हूँ मैं एज इफ और एज दो, कुछ कंजंक्शंस हैं। देखो अभी जब मैं कंडीशनल करा रही होंगी तो कंडीशनल में बहुत सारे कंजंक्शंस का बहुत रोल होता है। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ कंजंक्शंस बता रही हूँ, एज इफ और एज दो। इनके बारे में ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीजें क्या, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एज इफ और एज दो, इनका क्या मतलब होता है, किसी को पता है? ऐसे जैसे, ठीक है, ये कंजंक्शंस हैं। ये अगर कोई पूछे ये है क्या, तो दीज आर कंजंक्शंस, जो कि अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा दिए, दोबारा कंजंक्शंस में फिर से आ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को यही समझ आ जाएंगे तो हम दोबारा नहीं लाएंगे चिंता मत कीजिए। सो इसका मतलब होता है ऐसे जैसे। अब ऐसे जैसे वाली बातें लिखी जाएं। अब मैंने कहा वो तो ऐसे बात करता है, वह तो ऐसे बात करता है जैसे मुझे जानता हो, जैसे मुझे जानता हो, ठीक है, वो ऐसे बात करता है जैसे मुझे जानता हो। मेरी दोस्त ऐसे लिखती है जैसे कैलीग्राफर हो, ठीक है। कैलीग्राफर का मतलब होता है सुलेखन क्रिया करने वाला, ठीक है, जैसे कैलीग्राफर हो। अब मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो बल्कि हिंदी में लिखना ही नहीं होता है, बल्कि मैं पूरा इंग्लिश से ही पढ़ाती हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि इसका रीजन है, तुम लोग को जल्दी समझ आता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो हमें ये देखना है कि जब ऐसे और जैसे इनकी बात होती है तो हम क्या करते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो क्लॉज है हमारा, क्लॉज का मतलब समझते हो, सेंटेंस का पार्ट, ये एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है। तो ये कह रहा है वह तो ऐसे बात करता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। तो अगर कोई क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वो तो ऐसे बात करता है, ही टॉक्स। अब ऐसे जैसे की इंग्लिश हम लिखेंगे एज इफ, ठीक है, ही टॉक्स इसी के साथ लिख देते, लेकिन वो थोड़ा सा जगह छूट गई। एज इफ, वो ऐसे बात करता है जैसे, इतनी तो बन गई। आगे मुझे जानता हो, जैसे वो मुझे जानता हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसमें समस्या है। ही ही नोज मी हो गया एक, लेकिन यहां पर जानता है नहीं है, जानता हो है। समझ रहे हो, यहां पर कंडीशन बन रही है, यहाँ पे एक कंडीशन बन रही है, फ्यूचर तो नहीं है लेकिन यहाँ पर जानता हो लिखा होगा इस। अब जैसे अगर ये कहते जैसे मुझे जानता है तो अलग बात हो गई, लेकिन जैसे मुझे जानता हो ये कंडीशन है। हिंदी से मैं क्यों सिखा रही हूँ, दैट इज ओनली रीजन। अगर मैं सिर्फ इंग्लिश से बताती तो शायद तुम लोग को सिर्फ रूल पढ़ा देती। वो मुझे जानता हो, इट इज अ कंडीशन। और जब भी कोई भी दुनिया में कंडीशन या इमेजिनेशन बनती है तो सब्जेक्ट को हम या तो पास्ट में लिखते हैं, या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, या तो फिर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब लगाते हैं
और उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अब यहां पर क्या लगाना है वो हमारी वर्ब बताएगी, जानता। अब ये एक्शन वर्ब है इसीलिए हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो एज इफ ही न्यू मी हो जाएगा। बात समझ आई सबको? क्यों हुआ? क्योंकि ये आपको इस टेंस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट में। भले ही उधर वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, लेकिन ये एज इफ ने पूरी कहानी बदल दी है। एज इफ का मतलब होता है ऐसे जैसे, और जब भी ऐसे जैसे कोई बात हुई तो कंडीशन विल गेट चेंज्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको सोचना यह है कि एक कंजंक्शन दुनिया बदल देता है। कंजंक्शन का इंग्लिश ग्रामर में ऐसे ही रूल्स हैं, जहां पर आएंगे वहां पर पूरा दिमाग के बैंड बजा देंगे, टेंस को बदल देंगे। एंड यू गाइज आर लाइक, अच्छा हमें तो पढ़ाया गया प्रेजेंट से चला है तो प्रेजेंट में खत्म होना चाहिए, बट नथिंग वुड बी लाइक दिस इन दैट केस। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। एज इफ और एज दो दोनों भाई भाई हैं, तो मैंने अगर इसको लिखा है समझ लो इसका जुड़वा भाई भी यहीं पे है, ठीक है? दोनों का सेम मतलब है, इट विल नॉट गेट चेंज, ठीक है? तो ये हो गया ही न्यू मी। अब ये वाला आप बता दो। मेरी दोस्त ऐसे लिखती है, माई फ्रेंड राइट्स, हाँ, माई फ्रेंड राइट्स एज इफ। अब लड़की है तो हमने कहा शी, क्या होगा आगे? हाँ बेटा, लेकिन यहां तो मैंने वर बताया है ना, शी वर अ कैलीग्राफर, ठीक है? क्या कह रहे हो? हाँ, लेकिन ये एज इफ से कंडीशन बन रही है, वो सिर्फ इफ से बनेगी या और देखो ये इसका, ये वही बता रही हूँ ना, इसका खेल है ये, इसकी वजह से ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। हाँ, एज इफ से अगर बनेगी तो ये वाला केस लगेगा, इसका रूल मैं बता देती हूँ, अभी पूरा रूल भी बता दूंगी। लेकिन अगर आप और अलग अलग अभी और कंजंक्शन आएंगे, अलग कंजंक्शन लगाओगे तो केस अलग हो जाएगा। तो ये सब कंजंक्शन का ही प्रॉब्लम है, मतलब कंजंक्शन से ही चलती है दुनिया, ठीक है? ये समझ आया सबको? इतना ही अगर समझ लोगे तो रूल को अभी मैं रूल लिखा दूंगी। रूल लिखाना इज अ वेरी सिंपल थिंग। लाइक, वो ऐसे जैसे की बात नहीं होगी ना। मतलब जैसे तुम ये कह रहे हो कि लाइक लगा सकते हैं क्योंकि लाइक का मतलब होता है जैसे, लेकिन यहाँ ऐसे और जैसे कहाँ से लाओगे? अब जैसे तुमने कहा कि वो मेरे जैसा है, ही इज लाइक मी या ही बिहेव्स लाइक मी, लेकिन यहां पर कहानी है वो ऐसा है जैसा मैं हूं, समझ रहे हो? तो ऐसे और जैसे की कहानी अलग है, और सिर्फ जैसे या ऐसे की अलग अलग अगर करेंगे तो दोनों का केस अलग हो जाएगा, ठीक है? तो सिर्फ लाइक पूरी बात नहीं करता, एज इफ पूरी बात करता है। हालांकि जहां पर उसकी जरूरत हो आप वो लगा लो। मैंने कहा तुम सब मेरे जैसे हो, यू गाइज आर लाइक मी, ठीक है? आधे लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे लाइक वर्ब है या फिर या फिर कंजंक्शन है या क्या है। लाइक जो होता है ना वो एक कंजंक्शन भी होता है, और लाइक एक वर्ब भी होता है। तो जैसे आई लाइक हिम, यहाँ पर वर्ब हो गई। आई एम लाइक हिम, यहाँ पर कंजंक्शन हो गया। अब तुम लोग का दिमाग घूम जाएगा कि क्या बोला। पहले में बोला मैं उसे पसंद करती हूँ, दूसरे में बोला मैं उसके जैसी हूँ। मैं किसी को पसंद नहीं करती। ऑलराइट, यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुई ये बात? नोट कर ली सबने? नहीं? अच्छा, आराम से नोट कर लो, सोते सोते जागते जागते जैसे मन करे। नींद आ जाती है ज्यादा पढ़ाने में। बहुत ही ज्यादा मैं परेशान हो गई थी पुराने वाले बैच से, इसलिए मैंने इसमें ऑल्टरनेट डेज पे क्लास लगाई है और 1 आवर की क्लास लगाई है। और अगर अब मैं मेरा दूसरा हो गया, अगर अब मैं परेशान हो गई तो मैं रोज क्लास लगाऊंगी, 1.5 घंटे की लगाऊंगी। ये कर लो। और तुम सबसे पहले सोओगे क्लास में आके, ये कर लो। नहीं, नहीं सोते? बढ़िया है, ठीक है। इंग्लिश के में नहीं सोते, मैथ्स के में सोया करो सारे। ये तो मैम ने बोला है, हम तो सोएंगे। पिटना अपनी जिम्मेदारी पे। तो आज मैथ्स का क्लास नहीं है। वाओ। यहाँ पर अब मैं तुम लोगों को कुछ रूल्स बताती हूँ। देखो इसमें क्या हुआ है, अगर आपका एक क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा क्लॉज चला जाएगा पास्ट इन परफेक्ट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हो सकती है, मान लो ये बात में ऐसा लिखा होता वो तो ऐसे बात करता था, मतलब अगर ये क्लॉज हम पास्ट में लिखेंगे तो ये वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो दोनों केसेस है, मैं दोनों के रूल्स लिखाती हूँ आपको, फिर यहाँ पर चेंज करेंगे। देखो, एक तो
अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट अगर लिखा हुआ है और उसके बाद आप एज इफ ले रहे हैं या एज दो ले रहे हैं, तो उसके बाद आपके दो केसेस होते हैं, या तो आप सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखो, या फिर आप सब्जेक्ट के बाद में वर लिख करके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखो, जो आपने दोनों सेंटेंसेस में अभी कर दिया। ठीक है, एक ये हो गया हमारा। दूसरा केस ये है कि अगर जैसे ये प्रेजेंट है, अगर यही हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो जाए, कभी कभी अगर इसमें पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है, उसके बाद अगर कंजंक्शन एज इफ या एज दो आते हैं, तो इन दैट केस आपका जो ये वाला क्लॉज हो जाएगा, ये बच जाएगा पास्ट परफेक्ट में, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद वर्ब का। ठीक है, तो ये टू रूल्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो, उसी में अप्लाई हो जाएंगे, अभी जो अभी आपने किया उसी में अप्लाई हो जाएंगे। तो ये आज के रूल नंबर 1 सिग्नेचर रूल है, याद कर लो। रूल नंबर 2, ठीक है। समझ आ रही है इंग्लिश नए बच्चों को? क्लियर हो रहा है? पुरानों को तो बहुत अच्छे से आ रही थी। तुम तो सारे फोन में लग गए, टाइम देख रहे थे क्या? हाँ, नोट कर रहे थे फोन पे। बहुत स्मार्ट हो कसम से। चलो ठीक है, इसके बाद कंडीशनल कल शुरू कराऊंगी मैं, और कल कल का मतलब है ट्यूसडे। ट्यूसडे को कंडीशनल का क्लास होगा, लोगों को बता दे, पूरा कंडीशनल सेंटेंसेस एक ही क्लास में कंप्लीट होगा। देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो डे होगा वहां पे वोकैबुलरी होगी। मतलब एक मैं आपको बता देती हूँ, वीक में 3 क्लासेस ऑफ इंग्लिश होती हैं, उसमें एक क्लास कंप्लीट वोकैबुलरी की होगी, 1.5 क्लास। तो हम स्टार्टिंग में आधा आधा टाइम ना दे करके हम पूरा एक क्लास लगा देंगे वोकैबुलरी का, और स्टार्टिंग में बाकी वोकैबुलरी में जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सारे उसी में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।